दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास सेवेंथ चैप्टर आपके सामने थर्ड, जिसका टॉपिक है हमारी बदलती पृथ्वी। दोस्तों ये क्लास स्टेट पीसीएस यूपीएससी एग्जामिनेशन, केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी, टीएसटी, पीएचटी, सुपर टेट, सी टेट, नवोदय विद्यालय, एसएससी सीजीएल, आरओ एंड एआरओ, एसएससी सीजीएल भी साथ में है। और इसके अलावा दोस्तों डी ट्रिपल एस वी, इवन ऐसे सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें दोस्तों यह टॉपिक आता है। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले चार लाइनें आप लोगों के लिए सुनिए। दोस्तों क्या है चार लाइनें? किसी की मत सुन, किसी की मत सुन, बंद तू जुबान रख, रास्ते खुद ब खुद निकलेंगे, तू बस मंजिल पर ध्यान रख। किसी की मत सुन, बंद तू जुबान रख, रास्ते खुद ब खुद निकलेंगे, तू बस मंजिल पर ध्यान रख। तो दोस्तों आइए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, हमारी बदलती पृथ्वी। तो देखेंगे हम लोग इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भूकंपी जो प्लेटें होती, स्थलीय मंडलीय प्लेटें होती हैं, जब वो अपने स्थान को परिवर्तित करती हैं तो कैसे भूकंप आता है, इस पर चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी कैसे फूटते हैं, क्या इनकी प्रोसेस होती, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे एक ज्वालामुखी का चित्र है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। फिर आपको दिख रहे होंगे उद्गम केंद्र, जहां पर एक भूकंप की कैसे उत्पत्ति हो रही है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये रहा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से किसी स्थान पर भूकंप आता है तो कैसे क्षतिग्रस्ती या किस तरीके का नुकसान होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके लिए कौन कौन सी स्थलाकृतियां जो जिम्मेदार होती उसके बारे में भी पढ़ेंगे। नदी के बारे में पढ़ेंगे कि नदी का कार्य क्या होता है, या जलप्रपात कैसे होते, इसके बारे में भी हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जो समुद्र की तरंगे होती वो किस तरीके से कार्य करती हैं और किनारों को प्रभावित करती हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। हिमनद अर्थात बर्फ का जमना, पवन के कार्य इत्यादि चीज़ों के बारे में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, क्लियर है। इन्हीं को दोस्तों स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जो अपना स्थल मंडल है अनेक विभिन्न प्रकार की प्लेटों में विभाजित है, और इसी को डियर स्टूडेंट्स कहते हैं स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। और जितनी ये जो प्लेटें होती हैं ये हमेशा धीमी गति से चारों तरफ क्या रहती, घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष मतलब हर वर्ष कुछ मिलीमीटर ये लगभग इधर से उधर खिसकती रहती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण दोस्तों ऐसा होता है। जो पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा है, अंदरूनी भाग है, वहां पर जो मैग्मा है वह पिघले रूप में है, उसके ऊपर है प्लेटें। जब वो मैग्मा थोड़ा बहुत मूव करता है तो हल्की फुल्की प्लेट्स भी कुछ मिलीमीटर में मूवमेंट्स करती रहती हैं। और पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में अभी आप लोग देखेंगे। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। इंग्लिश में इसको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी समझने वाली बात है, वो आपको हम दिखाते हैं क्या है। देखिए दोस्तों यहां से समझे आप, जो बल पृथ्वी के अंदर वाले हिस्से में लगता है उसको डियर स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अंतर्जनित बल। क्या कहते हैं? जो अंदर बल लगे उसे अंतर्जनित बल, इंग्लिश में इसको एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। जो बल पृथ्वी के बाहर लगता है, जो बल दोस्तों पृथ्वी के सतह पर लगता है या बाहर लगता है उसको डियर स्टूडेंट्स बहिर्जनिक बल या इंग्लिश में एक्सोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति।
भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। बिल्कुल दोस्तों होती है। अभी आपको दिखाते हैं कैसे। देखो, पृथ्वी की गतियां आपके सामने एक चार्ट पेपर दिख रहा होगा, इसको आपको बताते हैं ये कैसा है। देखिए, ये आपने देखा पृथ्वी की गतियां हो रही, दो प्रकार से होती हैं। पृथ्वी के अंदर जो गति होगी उसको अंतर जनित बल कहेंगे। जो बाहर होगी सतह पर जो बल लगेगा उसे बहिर्जनित बल कहेंगे। अब अंतर्जनित बल के अंतर्गत दो बल आते हैं, और पहला होता है आकस्मिक, दूसरा होता है पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल, आकस्मिक शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे, जो अचानक बल लगे उसी को आकस्मिक बल कहते हैं। इसके अंतर्गत तीन पहलू आते हैं। पहला भूकंप है, अचानक भूकंप आता, बता के नहीं आता है, बस मौसम विभाग जो अनुमान लगाते हैं कि इस तारीख को भूकंप आने की प्रबल संभावना है। दूसरा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के बारे में पता ही नहीं चलता है ये कब फटेगा। कुछ ज्वालामुखी ऐसे हैं जिनमें लगातार मैग्मा निकलता रहता है, कुछ ऐसे जो हजारों वर्षों से सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं। भूस्खलन क्या होता है? ऐसे स्थानों पर भूस्खलन होता है जहां पर अत्यधिक बारिश होती रहती, वहां पर भूस्खलन की संभावना प्रबल दोस्तों रहती है। तो ये रहे अंतर्जनित का जो दो बल थे अंतर्जनित में, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। तो ये आकस्मिक बल के तीन पार्ट्स रहे, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। पटल विरूपण बल का जो एक हिस्सा होता है पर्वत निर्माणकारी बल। देखा होगा पर्वत बनते चले जाते, छोटे छोटे पहाड़, फिर धीरे धीरे पर्वत। तो ये पटल विरूपण बल के अंतर्गत ही आता है। और इस बल को अगर प्रॉपर रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता पर्वत निर्माणकारी बल। अब लोग पढ़ेंगे बहिर्जनित बल। देखिए बहिर्जनित बल में क्या होता है, पहला इसमें समझे अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन होता है पृथ्वी की ऊपरी सतह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, स्थानांतरित हो जाना, इसी को अपर्दन कहते हैं, या ऊपरी परत का हट जाना, इसको अपर्दन कहते हैं। निक्षेपण होता है कि जो नदियां अपने साथ गाद वगैरह लाती हैं, साल्ट वगैरह जो लाती हैं या सिल्ट लाती, उसको एक जगह कर देती हैं, नदियों के मुहाने पर एकत्रित कर देती, इसी को निक्षेपण कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, नदी बहती, देखो नदी हो सकती या बहता जल हो सकता है, ठीक। नदियां अपर्दन करती हैं साथ में, बट कुछ ना कुछ वो सिल्ट या कचड़ा या बालू गाद इस तरीके की चीजें लाकर वो नदी के मुहाने पर भी एकत्रित करती हैं। पवन क्या करती है, जो हवा तेज चलती है तो अपर्दन की क्रिया दोस्तों करती है, बट वो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले तो जा रही, तो ये निक्षेपण की भी क्रिया होती है। मिट्टी अगर परत हटी, अपर्दन, ये परत हट के मिट्टी दूसरी जगह कहीं कलेक्ट हो रही है, एकत्रित हो रही, इसको निक्षेपण भी कहते हैं। समुद्री तरंगे, समुद्री तरंगे क्या करती हैं, सेम काम समुद्री तरंगे भी करती हैं, और हिमनद भी इसी तरीके काम करती हैं। यह था स्थल रूपों का विकास किस तरीके से होता है। अब आप साइड में यहां पर देख पा रहे होंगे स्थल मंडली प्लेट। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती हैं। तो इतनी चीजें आप लोगों ने दोस्तों समझी। अब आपको दिखाते हैं कुछ अच्छी चीजें। देखिए, जो ज्वालामुखी है वह भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो आपके ब्रेन में चल रहा होगा ऐसे क्या पदार्थ निकलते हैं ज्वालामुखी से। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें होती वो एकदम किसमें, लिक्विड फॉर्म में निकलती हैं, द्रव रूप में बहती हुई बाहर निकलती हैं, जिसको दोस्तों मैग्मा या लावा कहा जाता है। और इसके साथ वाष्प बहुत निकलता है, या विभिन्न प्रकार की गैसेस वगैरह भी निकलती हैं। इधर आप देख पा रहे होंगे शब्दों की उत्पत्ति से रिलेटेड, ये देखिए। तो जो मैंने आपको बताया था अंतर, अंतर्जनित जो मैंने आपको बताया था दोस्तों बल, ठीक है, उसको एंडोजेनिक कहते हैं। और जो बाहर बल लग रहा था पृथ्वी की सतह पर, उसको एक्सोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको दोस्तों, एक्सोजेनिक कहते हैं। अब अपने आते हैं मेन मुद्दे पे। ज्वालामुखी आप सभी देख पा रहे होंगे चित्र में, बहुत अच्छे से प्रिंट है। आइए कुछ चीजें नोट करके भी आपको बताते हैं। देखिए,
ज्वालामुखी का बेस आप समझ पा रहे होंगे, मैग्मा कोस्ट, यहाँ पर ये मैग्मा है और ये परपटी है और ये मेंटल है। ठीक, मेंटल उसकी एक लेयर है पृथ्वी के आंतरिक हिस्से की। ये लावा है दोस्तों, है, बट ये लावा कब है, जब ये यहीं से लावा दिख रहा है। ठीक, और ये क्रेटर, क्रेटर जो होता है ज्वालामुखी का मुख होता है, यहीं से दोस्तों निकलता है क्या, गैस, राख और मैग्मा। क्लियर, इतनी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। और ये दोस्तों ये रहा ज्वालामुखी का चित्र। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जब पृथ्वी कंपन करती इसी को भूकंप कहा जाता है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। ये हम सभी लोग दोस्तों जानते हैं, जहां से कंपन स्टार्ट होगा, ठीक है, जहां से वाइब्रेशन क्रिएट हुआ उसी को क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे, उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। और जो इसके सबसे नजदीक स्थान होता है उद्गम केंद्र के भू सतह के पास जो सबसे करीब स्थान होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है अधिकेंद्र। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता अर्थात चलता फिरता है। गमन मीन्स होता चलती है। ठीक, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। स्वाभाविक है, जब वो केंद्र से भूकंप निकलता है तो स्पीड से होता है। जैसे जैसे केंद्र से दूर जाता है, किसे, उद्गम केंद्र से दूर जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी जो स्पीड होती है, गति होती है, वह धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है। आइए नीचे आपको समझाते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा चित्र, और छोटा कर देते हैं। एक भूकंप की उत्पत्ति, उद्गम केंद्र, जहां वह स्थान जहां पर भूकंप क्या होता है, उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। जहां से भूकंप स्टार्ट हो रहा है, जहां से कंपन शुरू हो रहा, उसी को कहते हैं उद्गम केंद्र। अब आपको प्लेट सीमा दिख रही होगी, अधिकेंद्र दिख रहा होगा। भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। आइए थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं दोस्तों, आपको तब समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका केंद्र, क्या है, उद्गम केंद्र। यहां से भूकंप हुआ उत्पन्न, ठीक, फिर जब ये दूर गया तो इसको देखिए, ये जो आपका एरिया है यहां से ये देखिए, ये केंद्र और केंद्र से पास में है, सबसे निकटतम कौन है, अधिकेंद्र। तो ये जो सबसे हिस्सा नजदीक है इसी को अधिकेंद्र कहा गया। क्लियर। और ये रही प्लेट सीमा, प्लेटें इधर से उधर होती तब इस टाइप के केसेस होते हैं। और ये भूकंपी जो तरंगे होती हैं, रेज होती, वो सभी डायरेक्शन में जाती हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जाती, बट सभी डायरेक्शन में वह मूव करती हुई निकलती जाती हैं। तो अब देखिए इसमें क्या दिया गया, क्या आप जानते हैं, भूकंपी तरंगे तीन प्रकार की होती हैं। पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, पी तरंगों को ही अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। और एस तरंगे होती हैं उनको अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगों को पृष्ठीय तरंगे कहा जाता है। और इन तरंगों के गुणधर्म विश्व कोश से ज्ञात करने की कोशिश, इसके बारे में आपको हम बताएंगे दोस्तों आगे चल के। देखिए, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, अब तो एक सब्जेक्ट चलने लगा है जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं आपदा प्रबंधन। भूकंप आए, सुनामी आए या अन्य किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आए या किसी टाइप की आपदा हो, उसमें आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, किन किन तैयारियों के साथ रहते हैं। जैसे हम सभी को पता है कि जापान में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, अक्सर दोस्तों भूकंप उसमें आते ही रहते हैं। तो वो लोग उनका माइंडसेट वैसे है, उन्होंने उसी तरीके से सेटअप बना रखा और हाईली डेवलप भी है। जापान जो कंट्री है वो हाईली डेवलप भी है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना इत्यादि चीजें। ये सब क्या है, ये सब क्लियर करती हैं। अगर आपको पता लगना, देखिए
भूकंप की जानकारी भले ही सबसे पहले इंसान को ना मिले, बट जानवर एक्टिव हो जाते हैं। डॉगी हो या अन्य जानवर हो, वो अलर्ट हो जाते हैं। और जो तालाब में मछलियां होती हैं उनको भी एक्टिविटी बढ़ा देती, एक्साइटेड हो जाती हैं। और जो सांप वगैरह होते हैं वो भी अपने बिलों से निकल कर कहाँ आते, पृथ्वी की सतह पर घूमने फिरने लगते हैं जान बचाने के लिए। अब आपके सामने देखिए चित्र दिया गया 3.4। ये चित्र दोस्तों गुजरात में भूकंप आया था उसका यह चित्र है। और दोस्तों ये कब आया था? 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में आया था। और इसकी जो रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी 6.9 की थी। कितनी थी? 6.9 की थी। और दोस्तों इसमें देखिए स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। स्कूलों की जो इमारतें थीं गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका जताई गई थी जिस टाइम ये भूकंप आया था 2001 में। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालात जो हो गए थे वे दोस्तों खराब हो गए थे। भुज की दवाई, फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें और विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गई। दोस्तों जब भूकंप आएगा तो खंभे ऑटोमेटिक गिर जाएंगे। और उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। 2001 की बात है, तकरीबन 22-23 साल पहले की ये बात है दोस्तों। शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग भी लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। राष्ट्रपति ने आपातकाल स्थिति की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता भी मांगी थी। देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इसको भी एक बार समझ लेते हैं क्या है। भूकंप एक मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसको भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता। और ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, इसी को कहते हैं भूकंप लेखी। क्या कहते हैं? भूकंप लेखी दोस्तों इसी को कहते हैं। क्रियाकलाप आप खुद समझिए और खुद पढ़िए। अब आपको एक छोटी सी बात बता दें, अगर भूकंप आए, छोटी सी बात नहीं दोस्तों, देखी जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर अर्थक्वेक आए तो कैसे अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए भूकंप के दौरान करना क्या है, कहाँ आश्रय लें। सुरक्षित स्थान ढूंढें, जैसे रसोई के काउंटर या मेज के नीचे छिप जाए ताकि आपका सर जरूर सुरक्षित रहे। दीवार के अंदरूनी कोने में आप जा सकते हैं, या मजबूत काउंटर हो या मेज हो उसके नीचे जो जल्दी टूटे ना। और दूर किससे रहना? आग वाले स्थान से दूर रहना, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं ऐसे जगह कहीं भी नहीं रहना जो टूटकर तुरंत गिर जाए। पहले से तैयार रहे, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। और दोस्तों अलर्ट रहें, एक्टिव रहें और अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करें। देखिए दोस्तों कुछ अब हमें पढ़ना है मुख्य स्थलाकृतियाँ। कुछ ऐसी स्थल वाली आकृतियां होती हैं जो भूकंप को प्रभावित करती, जिनकी वजह से इस टाइप की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विकटित होती रहती। अपक्षय होता है क्या? मिट्टी का एक स्थान, मतलब एक जगह इकट्ठा होना। अपर्दन क्या होता है? मिट्टी का हटना, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह उसका हटना। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। शैल अर्थात पत्थरों के टूटने से एक क्रिया होती। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे और विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब आगे देखते हैं नदी के कार्य। देखिए दोस्तों, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी
खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती तो यह जलप्रपात बनाती। तो जलप्रपात क्या होता है? जैसे काफी ऊंची पहाड़ से जब नीचे नदी का पानी गिरता है एकदम खड़ी धारा के साथ किसी चट्टान पर या जमीन पर, तो यह जलप्रपात बनाती है। और जलप्रपात अभी आपको हम दिखाते हैं। ये रहा कठोर कठोर शैल भी दिया गया आपको, जल की धारा भी दिखाएगी, शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल भी आपको दिखाई पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, काफी कुछ जल धाराएं हैं, जलप्रपात है। उनमें में से जो दक्षिण अमेरिका का है, वेनिजुला का एक एंजिल जलप्रपात, ये काफी दोस्तों फेमस है। एक अन्य है उत्तरी अमेरिका में, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है, इसका नाम नियाग्रा है। क्या? नियाग्रा। और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। तो ये रहे दोस्तों चित्र नियाग्रा जलप्रपात का। देखिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं क्या होता है जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़धार मार्ग पर बहने लगती है। कैसे? टेढ़ी मेढ़ी सांप के आकार की, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। नदी के इन्हें बड़े बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। कैसे? सर्प कैसा होता है? घूम घूम के चलता है, तो विसर्प ही है उसका ये भाई। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण होता जाता है। क्या होता जाता है? निक्षेपण होता जाता। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। ठीक है। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बना लेते हैं। क्या होता है? जैसे मान लो नदी बह रही टेढ़ी मेढ़ी, तो नदी का एक पानी क्या होगा, नदी से हट के अपना एक झील टाइप का बना लेगा, उसी को विसर्प लूप क्या कहते हैं। विसर्प लूप से ये कट जाते हैं, अलग से ये बना लेते हैं। क्या? अलग से एक झील बना लेते हैं। और दोस्तों इसी झील को कहते हैं चाप झील। क्या कहते हैं? चाप झील दोस्तों इसको कहा जाता है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। निक्षेपण का मतलब होता है दोस्तों इन पदार्थों को वहां पर लाकर एकत्रित करती है। ठीक है। निक्षेपण मीन्स होता है लाना। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती। ये दोस्तों एक चित्र रहा, चित्र 3.6। बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। देखिए, चाप झील आपको दिख रही होगी, ये बाढ़ का मैदान, तटबंध आपको दिख रहा होगा, और विसर्प किस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी दिशा में बह रही है। अब जैसे ये अलग अलग, जैसे एक नदी बह रही है, ठीक है, फिर ये विभिन्न प्रकार की धाराओं में बढ़ जाती है, तो उन धाराओं को वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। और आपको दोस्तों बताना सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। और दोस्तों आपको बता दें, वह भारत के ही अगल बगल कहीं पर है। ये देखिए दोस्तों चित्र 3.7, डेल्टा मुख्य नदी और वितरिका इस तरीके से है। किसी पक्षी के पंजे के आकार की तरीके से नदियां विभिन्न प्रकार की धाराओं में बढ़ जाती हैं, इन्हीं को वितरिका कहते हैं और ये बनाती हैं क्या? डेल्टा। अब लोग पढ़ेंगे समुद्र तरंग के कार। समुद्र सभी लोग जानते हैं, चित्र आप देख पा रहे होंगे, तटीय मेहराब, स्टैक, समुद्री गुफा। तो समुद्र के तरंग अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित हो जाती। क्या होती? जब लगातार पानी गिरेगा तो पत्थर में स्वाभाविक है कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, दरार वगैरह होती जाएगी। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाते चलते। बिल्कुल दोस्तों, देखिए यहां से देखते हैं, ये रही समुद्री गुफा। ठीक है दोस्तों, यह रही समुद्री गुफा। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बसती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। यह रहा तटीय मेहराब, आपको दिख रहा होगा। क्लियर? लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता और केवल दीवारें बसती हैं और दीवार जैसी
इन आकृतियों को दोस्तों कहते हैं स्टैक। ये देखिए, यहाँ से आते ये रहा, कैसे दोनों पहाड़ों के बीच में गैप हो गया। तीनों स्टेप क्लियर। और जल के ऊपर लगातार ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती। किसका कहती हैं? समुद्री पुलिन का यह निर्माण करती हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे हिमनद। हिमनद का मतलब होता है कि बर्फ के कैसे कार होते हैं, इनके भी पहाड़ दोस्तों पाए जाते हैं। चित्र आपके सामने है, बगल में है दोस्तों, देखिए। हिमनद, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूधस का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। क्या, जहाँ गड्ढे वगैरह होते हैं वहां पर पानी भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोर का निर्माण करते हैं। अब लास्ट इसका एक टॉपिक पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पवन। देखो, हमने जो चीजें पढ़ी उसका देखिए, मिट्टी में अपरदन भी हुआ, निक्षेपण भी हुआ। तो मुद्दा क्या था आज का? मिट्टी, स्पेशली मिट्टी में क्या अपरदन की क्रिया और कैसे निक्षेपण का, और कौन कौन से तत्व इसके लिए जिम्मेदार है, इस पर चर्चा की है। आखिरी तत्व है पवन। हम लोगों ने देखा होगा रेगिस्तान में किस तरीके से बालू के उड़ती रहती है बगल में है। जैसे भारत में कौन सा रेगिस्तान है? थार। और विश्व का सबसे बड़ा सहारा कहाँ पर है? यह अफ्रीका में है। तो रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है और रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, ठीक है, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है अर्थात हवा रुक जाती है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको कहते हैं बालू टिब्बा। क्या कहते हैं? बालू टिब्बा। ये सब आप रेगिस्तान के एरिया में देख सकते हैं, अपने यूट्यूब पर भी दोस्तों देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लो, जो छोटे छोटे से वो पहाड़ बना रहे हैं उसे बालू टिब्बा, और फिर जब ये महीन महीन कण में विभाजित हो जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूर ले जाते हैं और ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो उसे लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस। चीन में विशाल लोएस निक्षेपण पाए जाते हैं, ठीक है। लोएस मतलब मान लो हमने कैसे, मान लो मुट्ठी में कुछ बालू ली, यूं फेंक दी, लगातार फेंकते जा रहे तो धीरे धीरे वो बालू के कण वहां पर एकत्रित होते जाएंगे, इसी को दोस्तों लोएस कहते हैं। और चित्र 3.10 में आप लोग बालू के टिब्बे देख पा रहे होंगे, ऊंट ले जाते हुए 3 व्यक्ति दिख रहे हैं आपको। तो इतनी चीजें दोस्तों हम लोगों ने पढ़ ली, एक बार देख लो फटाफट। हमारा टॉपिक था हमारी बदलती पृथ्वी। स्पेशली इसमें हम लोगों ने दोस्तों भूकंप से संबंधित पढ़ा कि भूकंप आया, किस तरीके से भूकंप हानि पहुंचाता है और कैसे अपरदन निक्षेपण की भी क्रिया होती। फिर ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा स्पेशली हम लोगों ने। फिर देखिए दोस्तों किस तरीके से भूकंप का उद्गम होता, कैसे उसकी उत्पत्ति भी होती, इसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। फिर एक हम लोगों ने चित्र देखा, गुजरात में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को भुज क्षेत्र में, उसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा। और दोस्तों भूकंप से बचाव की तैयारी भी हमने पढ़ी, कैसे बचना चाहिए और किन किन चीज़ों से दूर भी रहना चाहिए। फिर मुख्य स्थलाकृतियाँ जो इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। फिर हम लोगों ने नदी के कार पढ़े, इसी में जल प्रपात को भी पढ़ा हम लोगों ने। फिर देखिए किस तरीके से एक नदी चलती है और जाकर डेल्टा का भी निर्माण करती है। फिर हम लोगों ने समुद्री तरंग के कार भी पढ़े, किस तरीके से समुद्री गुफा, तटीय मेहराब और दोस्तों स्टैक का निर्माण करते हैं। तो इतनी चीजें हम लोगों ने दोस्तों पढ़ी। फिर हम लोगों ने हिमनद के कार भी पढ़े। अंतिम जो अपना टॉपिक था दोस्तों वह था पवन। क्या था?
पवन के कार पड़े अर्थात कैसे हवा चलती है, किस तरीके से दोस्तों नुकसान पहुंचाती है, और अपर्दन निक्षेपण की क्रिया करती है, कैसे इसमें बालू के टिब्बे बनते हैं और लोएस बनते बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको चैप्टर पसंद आया होगा। दोस्तों 1-2 दिन वीडियो नहीं मिल पाया उसके लिए सॉरी। अब आगे से प्रॉमिस है लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे, किसी भी तरीके से कोई कुछ रुकना नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें दोस्तों इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों जय हिंद, जय भारत।